गुड इवनिंग एस्पिरेंट। दिस इज करण। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुगल वंश यानी मुगल डायनेस्टी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मुगल वंश और मुगल डायनेस्टी ये भारत में कैसे आए और ये मुगल थे कौन। आज आप लोग देख रहे हो कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लड़के लोग बोल रहे थे कि भैया इसको हिंदी में थोड़ा बताइए तो ज़्यादा बेहतर लगता है और ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज हिंदी में ही बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश भी इसका बताता चलूँगा ताकि इंग्लिश वाले को भी दिक्कत ना हो और हिंदी वाले को भी दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुगल। ये मुगल कौन थे और कहाँ से आए थे। मुगल का मतलब होता है बहादुर यानी ब्रेव। मुगल का नाम का मतलब क्या होता है, तो बहादुर, या फिर इंग्लिश में हम इसे ब्रेव कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मुगल थे कौन। मुगल मुगल जो थे वो दो वंशों का दो वंशों का ये मिक्सचर थे कह सकते हैं। ये मंगोल और तुर्की वंश, जिसको मंगोल और टर्की इंग्लिश में बोला जाता है, तुर्की को। तो मुगल में सबसे पहला शासक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबर के बारे में। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि बाबर जो था वो मुगल का पहला शासक था जो भारत में आया था। लेकिन भारत में आने से पहले कुछ हम बाबर के बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ। तो बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ये फरवरी का ही महीना है और आप लोग 14 फरवरी से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। 14 फरवरी आप भूल भी नहीं सकते हैं। तो ये तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी का, और इनकी मृत्यु जो होती है वो 20 दिसंबर 1530 ईस्वी का होता है। ये 14 फरवरी 1483 में जन्म लेते हैं और इनकी मृत्यु जो होती है वो 20 दिसंबर 1530 को हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये लोग आए कहाँ से थे, बाबर आया कहाँ से था। इसका जन्म स्थान जो है वो ट्रांस ऑक्शियाना, एक जगह का नाम है ट्रांस ऑक्शियाना। वहीं पे एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था फरगना। ट्रांस ऑक्शियाना में ही एक छोटा सा जगह था और उस जगह का नाम था फरगना। वहीं पे बाबर का जन्म होता है। बाबर जो था वो दो वंशों से आता है, एक मंगोल वंश और दूसरा तुर्की वंश। यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, एक मंगोल और दूसरा टर्की। ये इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था उमेर शेख मिर्जा। बाबर का पिता का नाम उमेर शेख मिर्जा था। और उमेर शेख मिर्जा जो थे वो तैमूर वंश का 5वां वंशज थे। पहले ही बता चुके हैं कि बाबर जो था दो वंशों का मिक्सचर था, और उमेर शेख मिर्जा इनका पिता का नाम था, जो कि तैमूर वंश का 5वां वंशज थे। एक बार फिर से देख लीजिए, पिता का नाम उमेर शेख मिर्जा था और वो तैमूर वंश का 5वां वंशज थे। तथा इनके माता का नाम था कुतुलु निगार। कुतुलु निगार, एक बार फिर से देख लीजिए, कुतुलु निगार नाम था इनके माता का नाम। और ये इनके माता जो थी वो चंगेज खां की 14वां वंशज थी, यानी कि 14th डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। डिसेंडेंट का मतलब वंशज होता है, तो चंगेज खान का ये 14वां वंशज थी। तो क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि बाबर जो था अपने पिता के तरफ से
वो कौन सा वंश का था? तो वो अपने पिता के तरफ से वो तैमूर वंश का था और वो 5वां वंशज था। और अपने माता के तरफ से 14वां वंशज था किसका? चंगेज खां का। चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि ये बाबर कौन था, कहाँ से आया था, इसका जन्म कहाँ हुआ था। अब हम लोग चलते हैं आगे, तो इसके चाचा के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। बाबर का चाचा का नाम अहमद शेख मिर्जा था। ये बाबर का चाचा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि चाचा यानी गोतिया, और गोतिया का क्या रिलेशन होता है दूसरे गोतिया से, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अहमद शेख मिर्जा जो था वो बहुत ही बाबर को प्रताड़ित करता था और इससे तंग आ गया था। बाबर इससे छुटकारा भी चाहना सॉरी बाबर इससे छुटकारा भी पाना चाहता था। अब आगे देखिए, अहमद शेख मिर्जा के बारे में तो हम लोग देख लिए कि ये चाचा था बाबर का। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि बाबर जो था 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में थोड़ा सा और जान लीजिए कि उमर शेख मिर्जा जो था वो यानी कि बाबर का पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद वो सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी को संभालता है। 1494 ईस्वी में ही वो राजगद्दी संभाल लेता है और कुछ दिनों बाद यानी 1504 ईस्वी में वो काबुल विजय करता है, यानी काबुल को वो जीत लेता है। तो क्वेश्चन आता है कि बाबर जो है काबुल को कब जीता? तो बाबर जो था वो काबुल को 1504 ईस्वी में जीत जाता है। और पहली बार काबुल को जीतने के बाद पहली बार वो हिंद के बारे में सोचा था। और हिंद का मतलब भारत, वो भारत को हिंदी बोलता था, हिंद। तो वो पहली बार हिंद के बारे में सोचा था और हिंद का मतलब था पंजाब। उसके नज़र में हिंद का मतलब क्या था? पंजाब था। वो पंजाब को हमेशा से जीतना चाहता था। वो पूरे भारत के बारे में नहीं सोचता था, सिर्फ पंजाब के बारे में सोचता था। चलिए यहाँ तो आप लोग देख लिए कि 1504 ईस्वी में वो काबुल विजय किया, यानी काबुल को जीत लिया। और पहली बार यहीं पे वो हिंद के बारे में सोचा, यानी भारत के बारे में सोचा कि भारत को भी एक दिन हम जीतेंगे। उसके बाद 1511 ईस्वी में वो समरकंद को जीत लेता है। समरकंद विजय कह सकते हैं कि, तो समरकंद विजय कब हुआ? 1511 ईस्वी में। चलिए यहाँ तक तो आप लोग देख लिए। आगे हम लोग चल पढ़ने जा रहे हैं कि भारत को क्यों जीतना चाहता था ये, क्या रीजंस था, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण क्या था? तो सबसे पहला जो था वो धन की इच्छा, यानी कि बाबर वॉज टोटली फैसिनेटेड टुवर्ड्स द वेल्थ ऑफ इंडिया। यानी बाबर जो था वो इंडिया के धन के प्रति आकर्षित हो गया था, यहाँ के सोना चांदी के प्रति वो पूरी तरह से आकर्षित हो गया था। और एक कारण और था कि बाबर जो था काबुल और समरकंद जीतने के बाद भी उसके पास उतना धन नहीं प्राप्त हुआ और वो अपने सैन्य सेना को संचालित करने में सक्षम नहीं हो रहा था। यानी कह सकते हैं कि गरीबी के हालत में जी रहा था। और लोग कहता है कि मुगल ये किया, मुगल वो किया। मुगल क्या किया भाई? मुगल कुछ नहीं किया, जो भी किया भारत को लूट कर ही किया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत को वो क्यों जीतना चाहता था। धन की इच्छा, दूसरा भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत की राजनीतिक स्थिति भी जो था उस समय बहुत ही बदतर था। यानी कह सकते हैं कि साम्राज्य का अलग अलग भागों में टूट जाना, यानी कि एकता ही नहीं था, वहाँ पे एकता नहीं था, यूनिटी नहीं था। तो ये भी कारण बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये था, बाबर तो पहले से ही सोच रहा था भारत के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो था वो दिलावर खान, ये दौलत खान का बेटा था। दिलावर खान
वो न्योता दिया था किसको? तो न्योता दिया किसको? तो बाबर को। और साथ ही साथ राणा सांगा भी अपना दूत भेजा था। ऐसे राणा सांगा अपना दूत भेजा था या नहीं भेजा था, ये असमंजस वाली बात है। लेकिन हाँ, दिलावर खां जो था वो न्योता भेजा था कि आप भारत आइए और इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पे विजय कीजिए। चलिए, ये कारण हो गया। नेक्स्ट कारण था, पंजाब को वो अपना क्षेत्र समझता था। वो पंजाब को अपना क्षेत्र क्यों समझता था भाई? क्योंकि इसके पूर्वज जो थे ये पंजाब पे राज कर चुके थे और इसके वैभव को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वो पंजाब को हमेशा से जीतना चाहता था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारत पे वो क्यों आक्रमण करना चाहता था। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने से पहले, यानी पानीपत का युद्ध के पहले 4 बार भारत पे वो आक्रमण कर चुका था। पानीपत का युद्ध जो था वो 5वां आक्रमण था, लेकिन उससे पहले 4 बार बाबर जो था वो आक्रमण कर चुका था भारत पे। सबसे पहले भेरा का आक्रमण। क्वेश्चन हो सकता है कि भेरा का आक्रमण बाबर ने कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। पहली बार यहीं पे तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार बाबर तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया और किस आक्रमण में किया, तो भेरा का आक्रमण जो था उसमें पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। उसके बाद फिर से भेरा पर ही आक्रमण करता है 1520 ईस्वी में। ये दूसरा आक्रमण था। उसके बाद इसका तीसरा आक्रमण होता है सियालकोट में 1521 ईस्वी में। और चौथा आक्रमण जो था बाजौर में होता है, बाजौर में 1524 ईस्वी में। तो अभी आपने देखा कि पानीपत के युद्ध के पहले भी बाबर जो था वो 4 आक्रमण कर चुका था भारत पे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, वो है पानीपत का युद्ध। ये 5वां आक्रमण था भारत का, सॉरी बाबर का। भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था, वो था पानीपत का युद्ध। सबसे पहले देखते हैं कि ये पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का युद्ध होता है 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को। एक बार फिर से देख लीजिए, कभी कभी एक्यूरेट डेट भी पूछ देता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। अब पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ भाई? तो पानीपत का युद्ध जो हुआ वो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। और इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो मारा जाता है। उसके बाद आप लोग ये देख लो, इसकी खासियत देख लो, पानीपत का युद्ध का खासियत देख लेते हैं हम लोग सब। यहाँ पे तोप खाना का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। एक तुगलमा पद्धति था, एक तुगलमा विधि था जिससे बाबर युद्ध करता था। और ये ऐसी पद्धति और विधि थी जो बाबर को हमेशा युद्ध में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता था। तो तोपखाना के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि ये तोपखाना जो था इतना विश्व विख्यात क्यों था बाबर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल वेपन कर सकते हैं। तो तोपखाना को दो चलाने वाले व्यक्ति बहुत ही निपुण व्यक्ति थे, बहुत ही कह सकते हैं कि एक्सपर्ट थे, जिनका नाम था मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली, तो ये 2 तोपची थे, इसको हम तोपची कह सकते हैं इनको। तो तोपखाना चलाने वाले थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो 2 तोपची का नाम बताइए जो पानीपत के युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, तो वो थे मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि
पानीपत का युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार होता है और बाबर जीत जाता है। उसके बाद हम बाबरनामा के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। बाबरनामा जो है वो बाबर का आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब है कि वो बाबर खुद से लिखा था। और बाबरनामा जो चतगई चगताई तुर्की, थोड़ा सा हिंदी हिंदी डिफिकल्ट पड़ता है लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो। चगताई तुर्की ये रीजनल लैंग्वेज था। इट वाज अ वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये जिसमें बाबर ने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बाबरनामा जो था वो पद में भी था, साहित्य में था और इतिहास भी था। यानी कि साहित्य भी और पद भी और इतिहास भी। चलो ये तो हम लोग देख लिए पानीपत और बाबरनामा के बारे में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो आजकल के एग्जाम में ट्रेंड होता है इस तरह का क्वेश्चंस का। सबसे पहले फारसी में इसका अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन करता है? तो फारसी में अनुवाद जैना खां करता है। जैना खां पहली बार फारसी में अनुवाद करता है बाबरनामा का और ये बाबर के समय ही करता है। उसके बाद दूसरी बार पायंदा खान, इसका नाम था पायंदा खान, जिसने बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था और ये हुमायूं के समय में किया था। तीसरा था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना भी बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था और वो अकबर के समय में किया था। और चौथा व्यक्ति जो था वो था अबू तालिम तुर्बती। अबू तालिम तुर्बती जो था वो शाहजहां के समय में ये बाबरनामा को ट्रांसलेट किया था। और इंग्लिश में कौन किया था ट्रांसलेट? इंग्लिश में ट्रांसलेट कौन किया है इसको? तो जॉन लियोडेन एंड विलियम अर्स्किन। जॉन लियोडेन और विलियम अर्स्किन ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे बाबरनामा को। तो आज हम लोगों ने बाबर के बारे में देखा और पानीपत का युद्ध के बारे में देखा। ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद मैं ये कंटेंट लिया हूँ। और यदि अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट लाता रहूं और आपको बेनिफिट होता रहेगा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।